नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस तीसरे एपिसोड के क्लास नंबर 58 में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच हूँ। पिछले 2 दिनों से नेटवर्क की बड़ी दिक्कतें थी और मैं आपके बीच आने के बाद फिर हट जाया करता था। आज मैंने प्रयास किया है कि जैसे ही नेटवर्क मुझे आप तक पहुँचने के लिए मिल रहा है, मैं आपके बीच हूँ। आपको याद होगा कि मैंने पिछले 5 जुलाई को शीघ्र पतन या प्री मैच्योर एजुकेशन के बारे में चर्चा की थी। उसी से जुड़ा हुआ एक उसका जुड़वा भाई दोष या नाइट फॉल या नाइट डिस्चार्ज एक और रोग जन्म लेता है। इन दोनों ही रोगों का संबंध हमारे मस्तिष्क से है और मस्तिष्क हमारा जब मजबूत होता है सोचने और समझने के लिए, जब हम इस बात के लिए तैयार होते हैं मानसिक रूप से, हमने आपको बताया था कि सेक्स या इंटरकोर्स की 3 प्रोसेस होते हैं, एक मस्तिष्क से, एक शरीर से और एक मन से। जब हमारा क्रेनियल नर्वस सिस्टम प्री प्लान करता है इंटरकोर्स के लिए और वो प्लान सफल नहीं हो पाता और मन के कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम में वो बातें बैठी रहती हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके चिप में हमारी मेमोरी होती है और उस मेमोरी में सभी चीज़ें भरी होती हैं। हम जब उसको ऑन करते हैं तभी वो ऑन हो जाता है। तो जब हम सो जाते हैं और दिन भर के सोच समझ और प्रयासों के बाद हम अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते, तो स्वाभाविक तौर पर रात में हमारे मस्तिष्क का जो चिप है या कंप्यूटर का जो चिप सिस्टम है वो ऑन रहता है और फिर वो हमारे स्वप्न के रूप में, हमारे दृश्यों के रूप में, हमारे पूरे मन मस्तिष्क के पूरे नर्वस सिस्टम में वो घूमता रहता है। और इस तरीके से जब हम किसी इंटरकोर्स की बात करते हैं या किसी महिला प्रसंग की बात दिमाग में रखते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम सोचते हैं, तो होता क्या है कि इन सब उठने वाली भावनाओं के साथ हमारे जो स्पर्मिकी में भरा हुआ स्पर्म होता है वो प्रेशर के कारण, उत्तेजना कारण, तनाव कारण हमारे निद्रा में ही वो डिस्चार्ज हो जाता है। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी इस समय लाइन पर हैं और चूंकि मैं इस समय जो क्लास ले रहा हूँ वो बिना बताए मैं आपके बीच, चूंकि नेटवर्क को देखते हुए मैं आपके बीच आ गया हूँ, इस नाते बहुत से लोगों को इसकी सूचना नहीं मिल पाई है। फिर भी आप जब भी ऑनलाइन इसको देखेंगे तो मैं आपके बीच रहूँगा। तो जो स्पर्म की डिस्चार्जिंग होती है, ये हमारे जो सीमेन वेसाइकल्स होते हैं, जहाँ पे सीमेन भरा होता है, उस वेसाइकल्स पे जो प्रेशर पड़ता है वो हमारे मांसपेशियों का तनाव होता है। विशेष करके हमारे टेस्टिकल पार्ट पर तनाव होता है, उत्तेजना होती है, पेनिस में एक तरीके का उभार होता है और ये सारी की सारी जो एक तरीके की सेंसिटिविटी होती है, ये हमारे माइंड मेकअप की, प्री माइंड मेकअप में, जिसको हम कह सकते हैं प्री माइंड मेकअप की तैयारी होती है। हमारा मस्तिष्क कभी कभी क्या होता है कि स्वप्न में हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं करते हैं, यानी जो हमारे आसपास की घटनाओं से संबंधित नहीं होता है, फिर भी हमको कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं। ऐसे तमाम मैंने अनुभव में केस देखे हैं कि 90% नाइट फॉल के केसेस में वो व्यक्ति सेक्स या इंटरकोर्स के बारे में कोई मंथन नहीं करता, कोई चिंतन नहीं करता, दिन भर उसके पास इतनी बिजी लाइफ होती है, इसके बावजूद वो नाइट डिस्चार्ज का रोगी बन जाता है। तो उसका कारण जानते हैं क्या होता है? जब हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं मानसिक तौर पर अस्वस्थ होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट की कमी हो जाती है, तो उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी घट जाती है और उसके घटने से हमारे सारे न्यूरो सिस्टम या सारे के सारे हमारे जो तंत्रिकाओं का सिस्टम है उसकी भी कार्यशैली अपने निर्धारित क्रम से डाउन हो जाती है। ऐसी दशा में जब हम सोते हैं तो सोते समय हमें अपने शरीर की तंत्रिकाओं पर कोई आभास नहीं होता, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है और हल्का सा प्रेशर अगर हमारे मांसपेशियों पर या टेस्टिकल्स के आसपास या स्पर्मेथकी पर या जो हमारा सीमेन वेसाइकल्स है वहाँ पर अगर जरा भी प्रेशर पड़ा, या हम ये कह दें कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन भरा हुआ है उसका भी प्रेशर हमको पड़ा, तो स्वाभाविक है कि स्पर्म दबाव के साथ, जरा सी उत्तेजना के साथ वो बाहर आ जाते हैं। और ऐसे 90% केसों में देखा गया जहाँ पर ये प्रवृत्तियां केवल शरीर के कमजोरी के कारण
या मन के कमज़ोर होने के कारण हमको रात में पेशाब लगती है और हम बिस्तर से नहीं उठते हैं। हमारे पेनिस में टेंशन रहता है, तनाव रहता है और हम उसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के बाद हमारे पेनिस में टेंशन बढ़ता है और टेंशन से मांसपेशियों का प्रेशर हमारे सेमिनल वेसाइकल्स पर पड़ता है और सेमिनल वेसाइकल्स पर प्रेशर पड़ने के बाद हमारा जो स्पर्मिकी है उस पर प्रेशर पड़ता है और स्पर्म नाइट फॉल के रूप में या नाइट डिस्चार्ज के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के एक मन की स्थिति है और शरीर को नियंत्रण हम नहीं कर पाते हैं। अपने अंगों पर हमारा नियंत्रण सोने के बाद समाप्त हो जाता है। आमतौर से ये माना जाता है कि ये उन 12 साल से लेकर के और 50 साल तक के लोगों पर इस प्रकार के रोग देखे गए हैं। ये भी देखा गया है कि जब व्यक्ति अपने पारिवारिक स्थिति में पति पत्नी के संबंधों में जब इंटरकोर्स की कामना करता है और वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाता है तो नाइट डिस्चार्ज अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि रेगुलरिटी में आ जाता है। होता क्या है कि प्राकृतिक रूप से हर 48 घंटे बाद नए स्पर्म के बनने की एक प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है और जब ये हमारा सेमिनल वेसाइकल्स फुल हो जाता है, स्पर्मिकी में हमारे स्पर्म फुल हो जाते हैं, उसकी एक बार की कार्य क्षमता का जो परिणाम निकल जाता है, तो प्राकृतिक रूप से जो हम उसका प्रकृति हमारे उस बने हुए स्पर्म को बाहर निकालने के स्वतः कोई न कोई प्रेरणा या कोई न कोई संवेदना या एक तरीके की न्यूरोसेंसिटिविटी अपने आप स्वतः जारी कर देती है, जिससे कि वो नाइट फॉल या डिस्चार्ज हो जाता है और वहाँ से स्पर्म खाली हो जाते हैं। फिर नई ऊर्जा के साथ नए टिश्यू फ्लूइड के साथ उनका बनना फिर शुरू हो जाता है। इस बीच हमारे पास मोइन अहमद, मलेश पुजर जी, सिद्दीकी, मोइन अहमद जी, ये सब लाइन पर हैं। ब्रजेश कुमार तिवारी जी हैं, डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी हैं, शशिकांत भारद्वाज जी हैं और मलेश पुरजर जी हैं। शशिकांत भारद्वाज जी, आपका नमस्कार, धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी, आप सब हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं हमको सुनने के लिए। 2 दिनों से आप परेशान थे और मैं स्वयं इसलिए भी परेशान था आपसे ऑनलाइन आने के लिए कि लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि जब से मैंने पुस्तक की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और मैंने आपका ऑनलाइन क्लास लेना जानबूझ करके नेटवर्क की खराबी के कारण अपने आप को बैक करना शुरू किया है। आप सच माने, अभी दोपहर में आपके ऑनलाइन आने के पहले हमारे एक पंजाब के जसविंदर सिंह जी हैं जालंधर के, उन्होंने मुझको फ़ोन करके इस बात पर बड़ी बधाई दी कि सर आपने लगातार अपने विरोधियों के बीच झूलते हुए, उनकी आलोचनाओं को सहते हुए लगातार आप क्लास में बने हुए हैं और लोग आपके ऊपर आरोप लगाते होंगे, लेकिन हम लोग जो भटके हुए इलेक्ट्रोहोपैथी के प्राणी थे वो अपने सदमार्ग पर आ गए हैं और आप अपने इस क्लास को जारी रखें। तो मैंने भी उनको आश्वस्त किया कि मैं अपने इस क्लास में निस्वार्थ भावना से लगा हूँ। इस क्लास को चलाने का या पुस्तक को लिखने का, मेरा पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं, इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो पर, हर वीडियो पर इस बात को कहता हूँ। और मेरे इस वीडियो के चलाने से एक परिणाम तो आप सब स्पष्ट पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा है। वो ये दिखाई पड़ रहा है कि मुझे जान के ताज्जुब हुआ और सुन करके फिर देख करके ताज्जुब हुआ कि हमारे ऐसे तमाम बुजुर्ग सीनियर इलेक्ट्रोहोपैथ जो अपने केबिन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, उनके अंदर ईगो पावर था, लोगों से मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं करते थे, वो भी वीडियो से ऑनलाइन आने लगे, वो भी फेसबुक पर ऑनलाइन आने लगे, यूट्यूब पर ऑनलाइन आने लगे। हमारे तमाम मेडिसिन बनाने वाले जो हमारे साथी थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, वो अपने वीडियो बना करके सामने आने लगे। हमारे कई साथी जो स्वयं नहीं आ पा रहे हैं वो दूसरे अपने अनुभवी साथियों को ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने तो हमारे देखा देखी किताब भी लिखना शुरू करने की एक योजना बना ली है और तमाम उनके भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर उनकी जानकारियाँ आ रही हैं। तो एक फ़ायदा जो आपको हुआ कि मेरे इस क्लास से आप सबके बीच में अनेक वक्ता अपने अपने मतों को लेकर आने लगे, जिससे आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा कि जैसे किसी एक कस्बे में अगर एक होटल खुल जाए तो भाई वो तो चलेगा ही, उसके पास लोग आएंगे, खाने पीने बैठेंगे। लेकिन अगर उसी कस्बे में 2 4 10 होटल खुल जाए तो ये लोगों को तय करना पड़ेगा कि हमको किस होटल पे जाकर के अपने मनपसंद की चाय, अपने मनपसंद की पकौड़ी या अपने मनपसंद का डिश तय करना है। तो अगर मेरे इस लेक्चर से, लॉकडाउन से अगर मुझे आत्म प्रेरणा मिली डॉक्टर रमाशंकर जी की कि मैं आपके बीच आऊँ,
तो मेरे इस प्रेरणा को देखते हुए उन तमाम साथियों को प्रेरणा मैंने दे दिया कि वो भी ऑनलाइन आ जाए और अपनी अपनी बात अपनी अपनी दुकान लगा दें। अब ये आपको तय करना है कि आप किस दुकान को लाइक करते हैं और किस वक्ता को लाइक करते हैं, उसकी किन बातों को आप पकड़ पाते हैं और उनकी किन बातों का रस आप निकाल करके अपने स्वयं को अमृत स्वरूप उसको ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये समुद्र मंथन है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक महान समुद्र है जिसमें एक बहुत मंथन की आवश्यकता है। और मंथन का मतलब समुद्र को मथना, और मथने में समुद्र में जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था, तमाम चीजें निकली थी। तो जहर तो सबने नहीं पिया, जहर तो सिर्फ शिव जी ने ही ग्रहण किया। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जिन लोगों ने ग्रहण जहर को निकाला मत करके, उस जहर को हमारे स्वर्गीय पूज्य डॉक्टर रमाशंकर जी ने पिया और उनके अंश चूंकि मेरे में थे, तो एक तरीके से मैंने भी इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तमाम निकाले गए विषयों को अपने अंदर अंतर्सात किया। लेकिन जब हम लोगों ने मथना शुरू किया इसी सागर को, इसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सागर को, तो हम लोगों ने उसमें से अमृत को तलाशना शुरू किया। और अमृत की एक बूंद ही बहुत पर्याप्त होती है। तो हम तो सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस सागर से आपको मथ करके अमृत की कुछ बूंदें आप तक पहुंचा सके, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज का भला हो, समाज का कल्याण हो। मेरे किसी भी पोस्ट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूप में एक नया पैसा कमाने की बात नहीं की गई है। आप सबके जिनके एडवांस बुकिंग के पैसे मेरे पास प्रतिदिन आ रहे हैं, उनकी एक डायरी बनी हुई है। उस डायरी पे मैं आपकी का नाम और आपकी धनराशि नोट कर रहा हूँ, और वो आपकी एक सुरक्षित धनराशि है। पुस्तक का दाम पुस्तक बनने के बाद तय होगा। मैंने कल 6 जुलाई को श्रावण के मास के प्रथम मैंने शंकर भगवान के आशीर्वाद के साथ कल मैंने अपनी लेख को आरंभ कर दिया है और मैंने एक चैप्टर कल कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरीके से मैं आपके बीच आता रहूंगा। हम बात कर रहे थे नाइटफॉल या डिस्चार्ज की। तो जब हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर थका होता है, तो ऐसी दशा में एक प्राकृतिक क्रिया के दौरान नाइटफॉल या नाइट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये महीने में 2 बार या 3 बार 12 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के बीच के पुरुषों को होता है, तो ये सामान्य बीमारी नहीं मानी जाती। हम इसको रोग की तो सीमा में गणना नहीं करते। लेकिन अगर इससे अधिक हो रही है, शरीर में टूटन हो रही है, मन में काम करने में मन नहीं लग रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो फिर ये बीमारी का रूप धर लेती है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं में थकान आने लगती है, ऊर्जा में कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम प्राप्त होने लगती है। ऐसे तमाम लक्षण हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। गुरदर्शन लाल जी हैं इस समय हमारे लाइन पर, आपका भी स्वागत है। रशीम पथरलाह जी हैं, सिद्दीकी मुइन अहमद जी हैं, मलेश परजार जी हैं, मुइन अहमद जी हैं, बहुत से साथी इस समय हमारे लाइन पर हैं। आप सबका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ लक्षण जो प्रमुख होते हैं, एक तो अत्यधिक हस्तमैथुन की प्रक्रिया, जो बाल अवस्था में गलत संगतियों में लोग पड़ जाते हैं, उनमें ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बार बार उनको ये दिमाग में वही सब बातें घूमती रहती हैं और इंटरकोर्स से संबंधित तमाम तरह की वो पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, अपने आप को हटा नहीं पाते, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं अच्छी सोच के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। और उनके मन मस्तिष्क में विशेष करके ऐसे बच्चे या ऐसे युवा जो अपनी पढ़ाई से विरत हो जाते हैं, अपने माता पिता के संस्कार से विरत हो जाते हैं, उनको ये संभावनाएं या ये रोग ज़्यादा होता है। वासनामय कामुक पुस्तकों को पढ़ना, रात दिन इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लगे रहना, टीवी पर अधिक तरीके के मनोरंजन या नाइट शो कॉज पिक्चरों को देखना, या आजकल के पॉर्न लाइफ का ज़माना है, पॉर्न वीडियो को रात में देखना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो हमारे युवा पीढ़ी को, विशेष करके आज के कॉलेजों में जो एक माहौल सा चल गया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो शायद रेडियो भी घर में नहीं बजाया जाता था, टीवी भी नहीं चलता था, और अगर बच्चे को पढ़ता माँ बाप देखते थे तो टीवी और रेडियो को बहुत स्लो कर देते थे। लेकिन आज एक घर में अगर 10 लोग हैं तो संभवतः 15 एंड्रॉयड फ़ोन रखे रहते हैं, एक एक के पास 2-2 एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। तो अब वो माता पिता का बंधन या संयोग या वैसा एटमॉस्फेयर हमारे घरेलू वातावरण का नहीं है, जिससे होता यह है कि हमारे बच्चे हमारे अपने पकड़ के दायरे से दूर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले पॉर्न वीडियो या विभिन्न प्रकार के पिक्चर्स से वो अपने आप को जोड़ लेते हैं और उनके मस्तिष्क में बार बार वो उनके मस्तिष्क के चिप
फिट हो जाता है और फिर वो स्वप्न के रूप में उनको दिखाई पड़ता है। हालांकि जो विशेषज्ञों का मानना है कि कुल मिलाकर के हम अगर ये कहें कि हमारे शरीर पर सोते समय कड़े या टाइट बंधन नहीं होना चाहिए। रात में हम टाइट अंडरवियर या इस तरीके के जो हमारे पहनावा हैं, आजकल के कट अंडरवियर्स आते हैं, इन सब अंडरवियर के बजाय हमको ढीले वस्त्र पहन करके सोना चाहिए, जिससे हमारे पेनिस में तनाव ना आने पाए, हमारे टेस्टिकल्स पर प्रेशर ना पड़ने पाए, या हमारे एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पर दबाव ना पड़ने पाए, यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव ना पड़ने पाए, जिससे वहाँ पर टेंशन ना हो, तनाव ना हो और हम आराम से निद्रा कर लें। और जब भी हमको रात में यूरिन की संभावना लगे तो उठ करके हम पेशाब जरूर करें। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो नाइटफॉल या नाइट डिस्चार्ज से बचा जा सकता है। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधि की बात है, अगर ये रोग बन जाए तो फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधि थोड़ा सा जो हमने आपको बताया था प्रीमैच्योर एजुकेशन पर या शीघ्र पतन पर, उससे थोड़ा सा हट करके हमें देखना होगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हमारे सोने के बाद की क्रिया है, जबकि हमारा मस्तिष्क सुस्त होता है या शून्य में होता है, हमें आभास नहीं होता कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तो उस समय हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए कि हम चैतन्य हो जाएं, जग जाएं या इस क्रिया से हम निवृत्त ना हो पाएं, उसके लिए हमको सबसे पहले चयन करना पड़ेगा सीएनएस। सीएनएस के साथ हमको तुरंत उसमें आरई देना पड़ेगा, यानी सीएनएस प्लस आरई। और उसके साथ चूंकि ये प्यूटरेटरी ग्लैंड से संबंधित निकलने वाले हार्मोन्स की एक सक्रिय कार्यप्रणाली है, तो यहाँ पे हमें C1 का प्रयोग भी करना पड़ेगा, यानी CNS प्लस RE प्लस C1। ये तो हम एक मेडिसिन के रूप में देंगे अगर ये रोग हो जाए। और प्रिकॉशन के रूप में रोगी को हम भोजन करने से पहले S1 की 5 ड्रॉप, यानी D3 से S1 के 5 ड्रॉप, जो रोगी भोजन कर रहा है और उसके गिलास का जो पानी है उसी में आप 5 ड्रॉप S1 डाल दीजिए। तो बॉडी में एक तरीके की एक्टिविटी, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो कोशिकाओं में होगी, चूंकि S1 एक यूनिवर्सल रेमेडीज है और S1 के कार्यों को हमने बहुत विस्तृत आपको बताया, इस नाते हम ये यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि S1 को देना क्यों जरूरी है। बस इतना मान लीजिए कि बॉडी के सशक्तिकरण के लिए, कोशिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, ऊर्जा को अत्यधिक ग्रहण करने के लिए हम S1 का प्रयोग भोजन के साथ कर लेते हैं। रात में भोजन हल्का करना चाहिए, हमारे पहनावे ढीले होने चाहिए, बिस्तर सूखा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए, और कोशिश करें कि रात में आप सोते समय हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें, ठंडे पानी का प्रयोग ना करें, क्योंकि ठंडा पानी पीने से हमारी कोशिकाओं के ब्लड सर्कुलेशन की एक्टिविटी डाउन हो जाती है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम हो जाता है। ऐसी दशा में भी हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। ये वैज्ञानिक तरीके पर देखा गया है। हम अगर इसको बहुत विस्तृत रूप में ले जाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित ये रोग है, और हमें अगर हम अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेंगे तो हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है हम उस पर भी नियंत्रण कर ले जाएंगे और हम नाइटफॉल या डिस्चार्ज से दूर रहेंगे। आमतौर से जो युवा होते हैं उनकी शादी होने के बाद जब वो अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में लग जाते हैं तो ये रोग अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है, और अगर उस समय भी ये रोग बना हुआ है तो फिर ये रोग बन जाता है। और फिर ये जो दवा मैंने आपको बताई है, यानी फिर से नोट कर लें, CNS प्लस RE प्लस C1, ये आपको 10-10 ड्रॉप D3 से 30 ml में बना करके देना है, और रोगी से कहिए कि फिर उस 30 ml के शीशी से 20-20 ड्रॉप 1 कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार ले, और S1 सुबह शाम भोजन वाले गिलास के पानी में 5 ड्रॉप डाल दीजिए। सिर्फ यही 2 दवा चलाइए, आपका रोगी बिल्कुल मस्त रहेगा और आपकी जय जयकार करेगा। हमारे मलेश पुरजर जी भी इस समय हैं, हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं और मैं सबका नाम लेने में थोड़ा सा समय लगता है। सुरेंद्र गुजरार जी भी आ चुके हैं, डॉक्टर आवेश काजी जी भी इस समय लाइन पर हैं, आवेश काजी, गुरदर्शन लाल जी हैं, रेशम जी रेशम पथरुआला जी हैं। हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत अभिवादन। मैं बहुत जल्द के समय में मैंने इस क्लास को लिया बिना आपको प्री इन्फॉर्म के, क्योंकि कारण था कि कल से लगातार नेटवर्क गड़बड़ चल रहा था। हमारे कई साथियों ने रोग की एक पूरी लिस्ट बना करके हमको भेजी है, और कई साथियों ने कहा है कि इस रोग की लिस्ट को आप इस हिसाब से उठाएं
तो चूँकि अब मैं पुरुषों के रोग उठा चुका हूँ, तो अभी मैं एक दिन, आज और कल, अभी आज मैं रात में भी क्लास लूँगा 9:30 बजे के आसपास, आप तैयार रहिएगा। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं रहा तो मैं रात में 9:30 बजे भी आपके बीच एक अन्य पुरुष रोग के साथ आपके बीच आऊँगा, जिसमें हम कुछ सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ये तो आपकी शारीरिक अक्षमता वाले रोग थे, लेकिन कुछ सेक्स से संबंधित जो स्पेशल डिजीज़ हैं, मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और इसके बाद फिर मैं महिलाओं के रोगों के बारे में चर्चा करने के बाद फिर बच्चों के रोग के बारे में चर्चा करूंगा, फिर आपके द्वारा दी गई लिस्ट को मैं उठाऊंगा। तो आज के इस संक्षिप्त क्लास में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप अपनी मेरी इस पुस्तक की डिमांड जो आप सब कर रहे हैं, मैं आपकी डिमांड पर आपके लिए लिख रहा हूं। न ये मेरी इच्छा थी और ना ही मैंने इसको पैसा कमाने के लिए लिखना शुरू किया है। बस केवल आपकी डिमांड पर आपके लिए लिख रहा हूं, और जल्द ही मैं इसको तैयार कर दूंगा। और मेरा वादा है कि मैं दिसंबर तक ये पुस्तक आपके बीच लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो शाम को फिर मिलते हैं। हाँ, एक बात जाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लूं, चूंकि नेटवर्क इस समय बहुत अच्छा है। हमारे एक कल बहुत बुजुर्ग साथी और सम्मानित साथी ने अपने एक वीडियो में कहा कि शरीर में लिम्फ या ब्लड में होने वाला कोई भी स्थायी परिवर्तन रोग का कारण बनता है। मैं स्पष्ट कर दूं, चूंकि हमारे उस सीनियर साथी की उम्र बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा अपने शब्दों को वो सेट नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल साइंस में एक्सीडेंटल केस को हम अस्थायी परिवर्तन मानते हैं। देखिए, अस्थायी ये दो शब्द हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में कोई परमानेंट चेंज आ जाए तो हम उसे दवा से दूर नहीं कर सकते। इस बात को क्लियर कर दूं कि जब हमारे शरीर की किसी भी कोशिका में लिम्फ या ब्लड की सेल्स में कोई भी अस्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट चेंज आ जाएगा तो हम उसे दवा से दूर नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एनी परसिस्टेंस चेंज और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज, यानी लिम्फ और ब्लड में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, जो कि परिवर्तन हुआ हमने उसको कह रहे हैं कि जो शब्द स्थायी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो शब्द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मूले के आधार पर या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के थियरी के आधार पर या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के थीम के आधार पर गलत शब्द है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग वो है जो टेम्परेरी हो और हम उसको दूर कर सकें, यानी कोशिकाओं में होने वाला वो परिवर्तन जो स्थायी ना हो, अस्थायी हो, टेम्परेरी हो। टेम्परेरी का मतलब आया और गया, और अगर स्थायी हो गया, जैसे मान लिया हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे पैर की हड्डी टूट गई, तो अस्थायी परिवर्तन हो गया। फिर हम हड्डी को जोड़ नहीं सकते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, हम उसका पेन दूर कर सकते हैं। हड्डी को कुछ दिन तक प्रयोग करके कोशिश करेंगे कि बोन की कैपेसिटी को फिलअप करें, लेकिन हम बोन को वो रूप नहीं दे पाएंगे, वो शेप नहीं दे पाएंगे जो प्रकृति ने बना के भेजा था। तो फिर हम उसको वहां पर ऑलरेडी ऑपरेशन के लिए या प्लास्टर के लिए या अन्य चिकित्सा पद्धतियों के शरण में जाते हैं, क्योंकि वो स्थायी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो टेम्पररी चेंजेस है, तो जो टेम्पररी परिवर्तन है या टेम्पररी चेंजेस है हमारे सेल्स में, हम वही दूर करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। इस नाते हमको इस पर भी ध्यान देना होगा कि एनी परसिस्टेंस चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज, यानी टेम्पररी चेंजेस इन द लिम्फ और ब्लड और टेम्पररी सेल्स एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड डिजीज, नॉट द परमानेंट चेंजेस। और दूसरी चीज, हमारे कल और वीडियो जारी किया था डोजोलॉजी पर, और उन्होंने तमाम पुस्तकों का हवाला देते डोजोलॉजी पर अपनी बात की। हमारे कई साथी बीच में फ़ोन करने लगते हैं, जिससे मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूं, और फ़ोन कॉल्स मैं नहीं उनका उठाता हूं, तो वो सोचते होंगे कि मैं इसमें क्लास ले रहा हूं। हेलो हेलो, अरे भाई मैं क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच बीच में, अभी रुक जाइए, बस अभी 15 मिनट बाद बात कीजिए। आप ऑनलाइन आइए, मेरा क्लास चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्लास। तो मैं ये कह रहा था कि टेम्पोरली चेंजेस लिम्फ और ब्लड या टिश्यू सेल में जो होता है, उसी को हम
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन से दूर करते हैं। स्थायी परिवर्तन में हमारा कोई बस नहीं चलता है और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियाँ हैं वो जो कंस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव मैटर नहीं है। हम हमेशा निर्माण की ओर प्रगति करते हैं, विखंडन की ओर नहीं। हम जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर ये कहा जाए कि आप एबॉर्शन की दवा बताइए तो मैं नहीं बता सकता। हम किसी को तोड़ने की दवा नहीं बनाते। हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा जो शरीर में दिए गए कोशिकाओं के कार्य हैं, हम उनके कार्यों की एक्टिविटीज़ को प्लस या माइनस अगर वो हैं तो हम उसको ला करके बैलेंस पर छोड़ करके बॉडी को स्टडी स्टेट में ला करके होम्योस्टेसिस में छोड़ देते हैं। लेकिन हम किसी डिस्ट्रक्टिव एक्टिव में हम भाग नहीं लेते। तो इस नाते बात डोजोलॉजी की अगर हम करें तो डोजोलॉजी पर हमने आपको बार बार बताया कि डोजोलॉजी एक अनुभव की कला है। हम 1 महीने के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के बुजुर्ग को दवा देते हैं। तो ये हम किस उम्र के लोग को कितनी दवा देंगे ये या तो रोगी फिजिशियन के सामने होगा, दवा वही तय करेगा, डोज वही तय करेगा। ये आप हमसे पूछें कि मैं इस रोगी को कितने डोज दूं, तो रोगी आपके सामने है, मेरे सामने नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर या दुनिया की कोई किताब अगर डोजोलॉजी के बारे में बात करती है तो कम से कम मैं यानी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव डोजोलॉजी को किसी किताब के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। डोजोलॉजी को किसी डॉक्टर के द्वारा बताने पर नहीं समझा जा सकता। डोजोलॉजी सिर्फ अपने निजी अनुभव, निजी प्रयोग पर बार बार आप किसी रोगी को कभी दवा ज़्यादा देंगे, कभी कम देंगे और उसके लाभ और हानि को आप नोट करते चलेंगे। तो 1-2 बार आप असफल भी हो सकते हैं या सफल हो सकते हैं और जब ये आपके अनुभव में आ जाएगा तो आप किसी रोगी को कितनी डोज देनी है ये आप स्वतः अपनी प्रैक्टिस ले लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इस क्लास के साथ अब आपसे विदा लूँगा। रात में 9:30 बजे के बाद मेरी आपसे फिर किसी अन्य रोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।